एवरीवन, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता ही है सीटेक की जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर में है और हम को कैसे कंसेप्ट को देख के समझना है, हमें इधर उधर भागना नहीं है। मैं जो जो कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ बहुत ही शॉर्ट नोट्स में समझा रही हूँ, आपको सिर्फ समझना है और उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोलोगे कि मैम क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए जितने हो सके, तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे कमेंट्स बॉक्स में जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट्स करेंगे मैं तभी सॉल्व करवाऊंगी। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट नोट्स में ही आपको जो भी आपके कंसेप्ट है वो क्लियर करके फिनिशिंग कर दूँगी, क्योंकि अगर मुझे बच्चे कमेंट्स करेंगे, मैसेज करेंगे, तभी मैं आके अपना और डेडिकेशन दिखाऊंगी। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना कि हाँ बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ रहे हैं के लिए। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ कम से कम 4 मार्क्स लगा लीजिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक को मैं बार बार बता रही हूँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयारी करूँगी तो आपके आराम से 30 में से 30 आराम से आ जाएगा, जिसमें मेरे भी 30 में से 30 आए थे सीटेक एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेंटर एंड एजुकेशन। बाल केंद्रीय शिक्षा क्या होती है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की एजुकेशन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की आवश्यकता को, बच्चे की क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या नीड्स है, उसकी रुचि क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसका अनुभव क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका विकास के अनुसार दी जाती है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही आपने देखा होगा उसकी टेक्स्ट बुक्स, अभी भी आपको पता है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स चेंज हुई है, तो उसको जो भी जिसने भी बनाया होगा जैसे एनसीईआरटी के थ्रू, वो बुक्स में देखा है कि कितनी सारी इमेजेस दी गई है। छोटी क्लासेस में तो बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस दी गई है ताकि बच्चे अट्रैक्टिव हो, बोरियत हासिल नहीं हो, बोरियत ना हो, नीरस ना हो। तो ऐसे ही बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों की नीड्स के अनुसार सरल भाषा को, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो आपको नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार दिया गया, यानी कि हमारा एनसीएफ जो कहता है कि बच्चों को जब भी भाषा सिखाएं तो भाषा को हर तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ रट लिया ख़त्म, वो चीज़ बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दी गई है। तो इसलिए लैंग्वेज को सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्य पॉइंट याद पढ़ेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, रुचि और उसकी आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं वो बच्चों की रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्लास में टीचिंग करनी चाहिए। जब भी हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही बच्चों को हम कितने सारे मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। हर कल्चर के हर डिफरेंट बच्चे आते हैं। हर बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ लो मीडियम होते हैं। तो इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें उनका सभी का सम्मान करना चाहिए। सीखने के लिए स्वतंत्रता, कोई भी भाषा सीखना हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो बच्चे के लिए स्वतंत्रता है, उसे बिना किसी रोक टोक के उसको सारी चीज़ें देनी चाहिए। साथ ही साथ उसे विकल्प भी प्रोवाइड कराना चाहिए। अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव आधारित है, जितनी टीचिंग में एक्सपीरियंस होता जाएगा टीचर उतना उन बच्चों को अच्छी तरीके से बहुत ही चीज़ों का यूज़ करके सही से समझा सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए बच्चे को हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराना, यानी कि सक्रिय भागीदारी और स्व अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, बिल्कुल भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट्स लिए। सक्रिय भागीदारी समझ लीजिए, जब बच्चा पूरी तरीके से किसी भी कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो इसलिए वो क्या होगा, सक्रिय रूप से एक्टिव होगा। स्वशासन का मतलब होता है वो खुद से डिसिप्लिन में रहना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। किस तरीके से टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर स्कूल जाना है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ अगला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है बच्चे का जब भी विकास हो समग्र विकास पर बल देना चाहिए। बच्चे का शारीरिक विकास होना चाहिए, बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, बच्चे का इमोशनल विकास भी होना चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास भी होना चाहिए, बच्चे का नैतिक विकास भी होना चाहिए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होने का मतलब है बच्चे का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है। एक भी एस्पेक्ट अगर छूट गया है तो बच्चे का विकास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद है जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो हमेशा मार्गदर्शक का काम करने की भूमिका करता है। बच्चे को सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इन सभी चीज़ों को टीचर्स ही बच्चे को सही तरीके से सही ज्ञान देते हैं ताकि बच्चे का विकास सही ढंग से हो सके।
इसके उद्देश्य क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के अंदर जो भी उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी इनहील है, अंदर है, इंटरनल है, वो उसकी क्षमता को पहचानना, उनकी क्षमता को बताना, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो पढ़ाने का भाई कई बार होता है, हमें बहुत सारे क्लास में बच्चे 30 होते हैं, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे की एक जैसी क्षमता नहीं होती, डिफरेंट होते हैं। हमें डिफरेंट चीज़ों से बच्चे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, यही कहने का उद्देश्य है। आत्मविश्वास बच्चे का, अगर हम बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, खुद से चीज़ों को करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर मान लो मैथ्स के सम कर रहा है, सपोज़ मैंने आज मैथ्स का सम करवा दिया, अब वो मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है, उसे एक तो निकल गया, दूसरे वाला वही नहीं निकल रहा, सेम है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, तो क्या करोगे आप? उसको वो तो समझ गया, लेकिन उस समय क्या कर सकते हैं हम, उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ें खुद से करें। जितना खुद से करेगा उतना ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अपने आप ही करने का आत्मनिर्भरता का बढ़ावा देगा। तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनात्मकता और समस्या के समाधान की समस्या, ठीक है, क्षमता। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ सिखा रहे हो डिफरेंट तरीके से सिखाओ, बच्चा क्रिएटिव होगा, हाँ इस तरीके से भी होता है, खुद से भी करना सीखेगा। और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सम देते हैं तो आजकल जो कराया जाता है, जिसको आपको पता ही है, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, एक रीजनिंग के क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, उसमें हम हिंट या गाइड कर सकते हैं एज ए टीचर। अगर आप उसकी थोड़ी भी समस्या का हल कर दे तो वो आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल सकता है, ये होना चाहिए। लोकतांत्रिक, किसी भी राज्य में बच्चा रह रहा है तो उसके नियम, उसके मूल्य, उसके नैतिक, उसके व्यवहार, ये सब अच्छे होने चाहिए। सहयोगात्मक व्यवहार में विकास होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसका कोलैबोरेशन भी होता है, बच्चे में सहयोग की भावना आता है, उसके व्यक्तित्व डेवलपमेंट होता है, समाज में उसे किस तरीके से पहचाना जाता है, ये चीज़ उसको सिखाई जाती है। जीवन चलने वाली या सीखने वाली एक परस्यूट विकास विकसित है, यानी कि कहने का है ये जो भी प्रक्रिया सिखाई जाती है विकास में, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला पॉइंट है शिक्षक की भूमिका क्या होती है। शिक्षक की भूमिका मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि टीचर जो होता है वो एक तरीके से मार्गदर्शक होता है और उसकी हेल्प करता है उसकी भूमिका में, सीखने के नए अवसर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों के चारों वेरी स्टार लगा लीजिए। सीखने के अवसर देता है, यानी कि बच्चों को इतने सारे, यानी कि उसके साथ अवसर देने का मतलब डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे की प्रगति को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको सहयोग देना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए और वह बनाना चाहिए। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेंट्रल चाइल्ड एजुकेशन क्या होनी चाहिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके सारे बिंदु हम समझते हैं दोनों को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं, सब परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा यानी कि होता क्या है, ये एक मूल्यांकन सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किया जाता है ताकि बच्चे में जो भी कार्य कर रहा है, ये सीख रहा है, उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सीखने का मूल्यांकन। ये मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया है, लेकिन ये अंत में ली जाती है और ताकि सीखने के परिणाम को नापा जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बीच में यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, ये कोई भी टेस्ट ले लेते हैं 10 मार्क्स का, और उससे बच्चे को पता चलता है, मूल्यांकन पता चलता है कि बच्चे की लेवल किस, उसको ये नहीं बताना कि उसका लेवल कितना है क्या नहीं है, लेकिन ये हम खुद से ही लेते हैं कि बच्चे में, ताकि आगे जो भी इसके मार्क्स है वो और इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, सीखने में सुधार करना। समय अधिगम के दौरान लगातार ये टेस्ट लिए जाते हैं। ये गैर औपचारिक होते हैं। गैर औपचारिक, इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि प्रॉपर तरीके से पेपर जाए, कभी भी किसी भी टॉपिक से लेकर उठा के क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकते हैं, MCQ में दे सकते हैं, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं। लचीलापन होता है, सतत प्रक्रिया होती है। फोकस, प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, जो भी प्रोसेस है उस पर ध्यान देने के लिए किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण जो पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, मौखिक प्रक्रिया हो सकती है, ओरली पूछ सकते हैं, कक्षा में डिस्कशन कर सकते हैं, कार्यपत्रिका दे सकते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना, वर्कशीट जो होती है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बच्चे कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, स्वयं से खुद से मूल्यांकन कर सकते हैं, साथियों के द्वारा मूल्यांकन करा सकते हैं, यानी पीयर ग्रुप्स में रह के पता चल जाएगा कौन सा बच्चा कितना सीखा और कितना बच्चा उसने उसको सिखाया है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका शिक्षक में योजना में सुधार करता है और बच्चों को सहायता देता है। इसमें टीचर जो है वो एजुकेशन में जो भी इसकी टीचिंग कर रही है उसमें तो सुधार होता ही होता है, क्योंकि उसे अगर बच्चा इस तरीके से नहीं सीख रहा तो वो दूसरे मेथड का प्रयोग करेगा। तो इसमें बच्चों, टीचर्स का तो हो ही रहे, साथ ही साथ बच्चों का भी सहायता देने में हेल्प कर रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, इसमें अंत में होता है, ये सतत के निर्धारण के लिए होता है।
इसमें अधिगम के जो लर्निंग होती है वो अंत में पता चलती है। इसमें हमें शुरू से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना हमें उसको और बढ़ाना है आगे, ये नहीं पता चलता है। ये औपचारिक होता है, निश्चित एक ही बार किया जाता है। इसमें एक पर्टिकुलर पेपर बनाया जाता है जो पहले होता था, और इसमें लास्ट में टर्म में पता चलता है कि इतने 100 मार्क्स का पेपर हो गया, उसमें इतने क्वेश्चन दे दिए और इसमें परिणाम दे देते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ एक परीक्षा होती है, इसको यूनिट टेस्ट भी कहते हैं या वार्षिक परीक्षा, ये रिपोर्ट कार्ड और ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड्स में आती है। कई बार भी आ जाए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। सीखने की उपलब्धि में अंतिम समय में हमें निर्णय की पता चलती है और रिपोर्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है। तो सीखने के लिए अधिगम क्या होता है, सीखने के लिए और एक सीखने का मूल्यांकन, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, ये 4 क्वेश्चन के मार्क्स में आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मुख्य लक्ष्य। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग होती क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई हो रहा, शब्दों को याद रखने में समस्या होती है, कई बार हमें चीज़ें याद नहीं रहती ना। ये एक पर्टिकुलर किसी में पहचान करने के लिए अलग से हमें चीज़ें सिखाई जाती है। स्पेशल एजुकेटर के बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती है और वो चीज़ें जल्दी से समझाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी में डिसऑर्डर हो, कुछ हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। ध्यान केंद्रित में कठिनाई, धीमी गति से कार्य करना, अक्षर संख्या को उलटना और छोड़ देना, आत्मविश्वास में कमी होना, शैक्षिक कार्यों में बचना, ये इसके लक्षण होते हैं कि अगर ऐसे कुछ दिख जाए तो इस तरीके के बच्चों को कैसे ट्रीट करना वो अलग से सिखाया जाता है। इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें बहुत मेन मैंने लिए हैं, ज़्यादा बड़े ले लिए। सबसे पहला होता है डिस्लेक्सिया, पढ़ने से कठिनाई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, मैथ्स लैंग्वेज में, CDP में, ये सब में पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित होता है, लिखने के गणित में कठिनाई आती है। ADHA, ठीक है, अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर डिसऑर्डर की, यानी ध्यान की कमी होती है इसमें। और डिस्प्लेसिया, सामान्य और गतिशीलता में कठिनाई होती है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। एक ऑटोलिज्म होता है जिसे एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, वो यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है। इसमें टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है, टीचर की भूमिका ये देख लेते हैं कि क्योंकि टीचर की भूमिका से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे को स्वीकार करता है और प्रोत्साहित करता है, मोटिवेशन करता है। व्यक्तिगत रूप से टीचर योजना बनाई जाती है, मतलब बच्चे जो भी इसके स्पेशल एजुकेटर बच्चे होते हैं वो इनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से इन बच्चों को हैंडल करना है। बहुसंवेदी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें पर छोटे छोटे लक्ष्यों के कार्य दिए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बच्चों को दिए जाते हैं ताकि बच्चे उस तरीके से अपनी भाषा को सीख सकें। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस लेवल होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए और अभिभावक से निरंतर बच्चों से संवाद करते रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि बच्चे की भाषा बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण थे लर्निंग डिसेबिलिटी के। अभी इसी तरीके की वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सबसे पहले मुझे कमेंट्स करना, मैं प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊँ, सिर्फ यस लिख देना ताकि मैं आपको कराऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और भी अपडेट मिलेगी और वीडियो को लाइक करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बेटा।